हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, मेरे जितने भी प्यारे छात्र और छात्राएं हैं सभी के लिए आज बिल्कुल भी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक लेके आया हूं। यानी आज लास्ट टॉपिक क्या होने वाला है, तो शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन यानी कि पावर एनर्जी रिसोर्सेज का VVI ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। और सभी लोगों को जो है ना, ये क्लास देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आते हैं हम लोग देखते हैं क्लास को, एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव जो है मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सभी लोग इस कंपटीशन में भाग लेंगे और देखते हैं कि कौन सारे के सारे जितना भी आज ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसमें कौन कितना अपने आप से बना पाते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है कि हम क्या क्या बता रहे हैं, मैटर ये करता है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव में से आप पहले से कितना जानते थे, ठीक है। तो आइए टेस्ट लगाते हैं ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे यहां पर है और सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य बताओ। बताइए, पूरा भारत में कह रहा है कि पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि बिहार है, पंजाब है, तमिलनाडु है या फिर झारखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल की बात करें तो सबसे पहला सवाल ये कि बिहार नहीं हो पाएगा, यहाँ पर पंजाब भी नहीं होगा, झारखंड भी नहीं होगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी पवन ऊर्जा का सबसे बेहतर यूज भी किया जा रहा है, उसको बेहतर और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश भी की जा रही है, इसलिए तमिलनाडु जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जी, ठीक है। चलो अगला सवाल है दूसरा नंबर में, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कह रहा है अनवीकरणीय है, ये अक्षय है, उसके बाद है असीमित, उसके बाद जैविक। तो प्यारे बच्चे इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह अनवीकरणीय है, क्योंकि एक बार इसका यूज करने के बाद में आप दोबारा उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों अगला सवाल यहां पर दिया है तीसरा नंबर में, कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। यानी बायोगैस का निर्माण करने के लिए कौन से हम लोग घटक का यूज करते हैं, उसका मुख्य घटक क्या है बच्चे। तो यहां पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मुख्य घटक जो है ना मीथेन है। इसको मैंने सब्जेक्टिव में भी बता दिया है बच्चों, ठीक है। चलो अगला सवाल है, यहां पे कह रहा है, अगला सवाल है, कह रहा है कि 4 नंबर में भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जा सकता है कि किस नदी पर है या फिर किस नदी पर उपस्थित है। तो प्यारे बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज नदी पर उपस्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। आते हैं बच्चे समझते हैं अगला सवाल। यहां पर 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पेट्रोलियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, बताओ। पेट्रोलियम जिससे डीजल बनते हैं, पेट्रोल बनते हैं, जिससे क्या क्या बनते हैं बच्चों, डीजल बनता है। और इसी से जो है हमारे लिए पेट्रोल भी इसी से बनता है। किससे बनता है, पेट्रोल भी हमारे पेट्रोलियम से ही बनता है बच्चे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पेट्रोलियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं कि इसको जो है काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं बाबू, काला सोना कहते हैं, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे है 6 नंबर में कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये भी कोई पूछने वाली सवाल है क्या। 6 नंबर का ये हो जाएगा, सौर ऊर्जा का सूरज भगवान है कि नहीं। चलो अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है 7वां नंबर में, भारत में लिग्नाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। लिग्नाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है बाबू, तो यहां पे आप कह सकते हैं, बताओ कि रानीगंज, ये तो कोयला के लिए है। रानीगंज किसके लिए है, कोयला के लिए है, जो कि झारखंड का एक क्षेत्र है बच्चों, ठीक है। रानीगंज किसका है, कोयला का है, जो कि झारखंड का एक प्यारा सा क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे नेवेली कह सकते हैं,
नेवेली भारत में लिग्नाइट ये नहीं होगा, बोकारो छरिया नहीं होगा, ये सभी तो कोयला के लिए है, लेकिन यहाँ पर नेवेली किसके लिए, तो लिग्नाइट का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल की तरफ रुख करते हैं। 8वां नंबर सवाल कह रहा है परमाणु ऊर्जा का प्रमुख ईंधन कौन सा है। परमाणु ऊर्जा का प्रमुख ईंधन कौन सा है, तो प्यारे बाबू यहाँ पे कह सकते हैं यूरेनियम। यहाँ तक कि परमाणु बम में भी सबसे ज्यादा यूरेनियम का यूज किया जाता है, इसलिए परमाणु ऊर्जा के रूप में प्रमुख ईंधन कौन काम करता है, तो यूरेनियम काम करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें जरा। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जल विद्युत किस प्रकार की ऊर्जा है। जल विद्युत किस प्रकार की ऊर्जा है, तो प्यारे बच्चे ये जो है 9 नंबर सवाल में इसका उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय। क्या हो जाएगा बाबू, नवीकरणीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू सवाल की तरफ। अगला सवाल है 10 नंबर में कि डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बच्चे आप लोग कह सकते हैं कि डिगबोई जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखते हैं, यानी कि 11 नंबर सवाल कह रहा है क्या, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण का यानी हमारे लिए जो भी ऊर्जा का संसाधन है उसको हम लोग संरक्षित कैसे रखेंगे, सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हम लोग उसका अधिक नहीं, ये नहीं होगा, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो है हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 11 का सी सही हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाए। अगला सवाल यहाँ पे है 12 नंबर में कि प्राकृतिक गैस मुख्यतः किसके साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस मुख्यतः किसके साथ पाई जाती है, तो जब भी पेट्रोलियम निकाला जाता है ना, इसी के साथ हमारा प्राकृतिक गैस भी निकलता है बच्चों। 12 का डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चे 13 नंबर में कि लिग्नाइट को किस नाम से जाना जाता है। यानी इसका मेन मतलब हुआ कि लिग्नाइट को एगो और ही कोनो आप लोग नाम बताइए जिसको हम लोग लिग्नाइट भी कहते हैं और एगो और ही कोनो नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं आप लोग कि लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूरा कोयला। ऑप्शन नंबर जो है ना बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लें, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो बताओ। कह रहा है यहाँ पर कि भारत में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावनाएं किस राज्य में हैं, बताओ। भारत में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावनाएं किस राज्य में हैं, तो यहाँ पे जहां पर सबसे कम पेड़ पौधे होंगे वहां पे सूरज का सबसे सौर ऊर्जा का अधिक संभावना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान जो है केवल बलुई क्षेत्र है, बलुई मिट्टी वाला क्षेत्र है, अर्थात 14 नंबर का आपका जो है राजस्थान आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान यानी कि जो बलुई क्षेत्र है वहां पे पेड़ पौधे जो है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे केवल बलुई मिट्टी का बहुत बड़ा विस्तार है, इसलिए वहां पे हम कह सकते हैं कि पूरा सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा संभावना है और बहुत जल्द वहां पे सौर ऊर्जा का यूज होगा। ठीक है, आइए समझते हैं अगला सवाल। यहाँ पे कह रहा है क्या कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो ये कॉमन नेचुरल गैस नहीं होगा, ये केमिकल नेचुरल गैस भी नहीं होगा, ये होता है आपको कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल देखें, 16 नंबर में कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, बताइए। ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र में जो है ना ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। और ये कह रहा है किससे प्राप्त होता है बच्चे, कोयला से नहीं होता है, सूरज से नहीं होता है, जंगल से नहीं होता है, समुद्र के ज्वार भाटा से होता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। समुद्र के ज्वार भाटा से जो लहरें उत्पन्न होती है, अचानक ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है, बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हो जाती है और उसी से जो है ज्वारीय ऊर्जा हमें प्राप्त होता है बच्चे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है 17 नंबर में कि कोयले की सबसे उच्च गुणवत्ता वाली किस्म कौन सी है, यानी सबसे घटिया तो ये पीट वाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाली कह रहा है तो बच्चे मेरे यहाँ पे कह देंगे एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है सबसे बढ़िया कोयला होता है, और सबसे घटिया अगर पूछ दे तो यहाँ पे पीट को कहेंगे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाए। आइए बच्चे अगला सवाल देखिए 18 नंबर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, आपको आंसर लगाना है यहाँ पे, तो लगा बच्चों आंसर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। सोचिए एक बार खुद से सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए बाबू। तो यहाँ पे ये गुजरात तो होगा नहीं, यहाँ पे राजस्थान भी नहीं होगा, तमिलनाडु ये वाला हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो हवा से होता है भाई। जल से कैसे होगा, सूरज की किरणों से कैसे होगा, ये कोयला से भी नहीं, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, ठीक है। पवन ऊर्जा किससे, तो पवन का मतलब तो हवा ना होता है जी, तो यहाँ पे चलती हवाओं से हम लोग पवन ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चे आगे सवाल को देखें जरा। सवाल यहाँ पे है 20 नंबर में कि भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। पूरे भारत में जो है पेट्रोलियम का, जिससे डीजल बनाए जाते हैं, पेट्रोल बनाए जाते हैं, मोबिल ग्रीज वगैरह, किरोसिन तेल वगैरह भी बनाया जाता है, उसका कह रहा है कि इसी पेट्रोलियम का कहा जा रहा है कि प्रमुख राज्य कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 का बाबू मेरे सही उत्तर हो जाएगा असम। असम समझिए कि पूरा तेल का क्या है, भंडारे है ना, पूरा भंडारे है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़े। असम, इसलिए तो असम से तेल निकल के आता है, तेल का जो है ना असम डिगबोई वगैरह क्षेत्र जो है तेल का मुख्य क्षेत्र होता है, जो कि असम में स्थित है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल है यहाँ पर कि बायोगैस मुख्यतः किससे बनाई जाती है, बताओ। बायोगैस मेरे प्यारे बच्चे मुख्यतः किससे बनाई जाती है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, बताओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो है बायोगैस गोबर और जैविक अपशिष्ट से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला सवाल क्या है यहाँ पर, अगला सवाल 22 नंबर में कर रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था, बताइए कहां पर। तो प्यारे बच्चे यहां पे आप कह सकते हैं, इसका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर, तो तारापुर में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखें। अगला सवाल है यहाँ पर 23 नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा है, यानी कि जो शुरू से लेकर के बाबा आदम से हमारे पूर्वज लोग जिसका यूज नहीं करते थे उसको गैर पारंपरिक कहते हैं, और जो संसाधन का यूज हमारे पूर्वज लोग करते थे उसको क्या कहते हैं, हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, यानी आज के युग में उसको खोजा गया है, तो ये हो जाएगा बाबू मेरे पेट्रोलियम, ठीक है। कोयला तो पहले से यूज हो रहा है, अरे नहीं भैया सौर ऊर्जा। 23 का आपका कितना होना चाहिए जी, 23 का बी कैसे होगा, पेट्रोलियम का यूज तो बहुत पहले से हो रहा है, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है आधुनिक युग में खोजा गया है, तो ये हो जाएगा आपको गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है। चलो अगला सवाल है 24 नंबर में, पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है। तो पेट्रोलियम क्या एक बार निकाल लेने पर फिर उत्पन्न होगा, नवीकरणीय नहीं होगा, सौर नहीं होगा, जैविक नहीं होगा और नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहां पर कह रहा है क्या 25 नंबर में कि भूतापीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, बताओ। भूतापीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो प्यारे बच्चे भूतापीय ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे प्राप्त होती है, तो बाबू मेरे ये आते हैं यहाँ पर, ये किससे प्राप्त होती है बताइए। भूतापीय ऊर्जा हवा से भी नहीं होता है, सूर्य से भी नहीं होता है, समुद्र की लहरों से भी नहीं, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से। 25 का ए हो जाएगा जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं।
अगला सवाल है यहाँ पर 26 नंबर में कह रहा है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा की संभावना किस में है? भारत में भूतापीय ऊर्जा की संभावना किस क्षेत्र में है? तो सुंदरवन में, पुंगा में कह रहा है, पुग्गा घाटी, अरे भैया ये होगा पुंगा घाटी, चंबल घाटी, कावेरी घाटी। अब इसमें गलत कौन कौन सा होगा और कौन सही होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बताओ कि इसमें से गलत हम कौन कौन काट सकते हैं बच्चों, बताओ। तो सुंदरवन में नहीं होगा, चंबल घाटी नहीं होगा, कावेरी घाटी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और वह है पुग्गा घाटी। ठीक है ना? चलिए बच्चों आगे बढ़ जाए क्या? आइए अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 27 नंबर में कि रानीगंज किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है भैया, जो कि किसके लिए? रानीगंज, रानीगंज के लिए झारखंड नहीं होगा, अच्छा पश्चिम बंगाल कह देते हैं, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, रानीगंज ये कोयला के लिए अति प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ जाए चलो। अगला सवाल है, कह रहा है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई जो कि मुंबई से कुछ किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, और यह किससे संबंधित है? तो प्यारे बाबू ये जो है ना, ये पेट्रोलियम से संबंधित है। मुंबई हाई किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम से संबंधित है। आगे बढ़े। अगला सवाल कह रहा है कि ताप विद्युत मुख्यतः किससे उत्पन्न होती है? ताप विद्युत मुख्यतः किससे उत्पन्न होती है? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, पेट्रोलियम और गैस। ताप विद्युत मुख्यतः किससे उत्पन्न होती है? तो कोयला, पेट्रोलियम और गैस से। ठीक है, 29 का ए हो जाएगा जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? यानी जीवाश्म का मतलब होता है जीवों से संबंधित ईंधन है। तो प्यारे बच्चे ये जो है जल नहीं होगा जीवाश्म, ये भी सौर नहीं होगा, पवन नहीं होगा, कोयला हो जाएगा। क्योंकि हजारों वर्ष जीवों के दबने से, पेड़ पौधे जीवों के दबने से, ताप और दाब के कारण जो वस्तु बनता है हम उसे कोयला कहते हैं, और इसे जीवाश्म ईंधन भी हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, 31 नंबर सवाल को देखें जरा। कह रहा है कि ऊर्जा का प्रमुख पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का प्रमुख पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो प्यारे बच्चे इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारंपरिक स्रोत कोयला को कह सकते हैं। ये तो सब नया पर बना है, ये नया पर बना है रंगदार, ये कोयला जो है समझ रहे हैं ना, है सबसे पुराना, यानी कि कह सकते हैं पारंपरिक स्रोत। ठीक है ना, ये लोग नहीं होंगे, ये कोयला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। सवाल है यहाँ पर 32 नंबर में, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है ना द्रव के रूप में आपके सिलेंडर में द्रव के रूप में रहता है। आप जब सिलेंडर उठाओगे और ऐसे ऐसे उसको हिलाओगे तो लगेगा कि उसमें पानी भरा हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर में बच्चे कह रहे हैं कि भारत में कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? चलो बताओ, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है जहां से कोयला निकलता है बच्चे? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर अगर ढूंढा जाए तो कौन हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, कश्मीर, कावेरी होगा नहीं, ब्रह्मपुत्र घाटी नहीं होगा, दामोदर घाटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी सही उत्तर हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें जरा। कह रहा है 34 नंबर में कि बोकारो किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? बोकारो में जो है कौन सा खनिज खूब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो बाबू मेरे ये जो है ना कोयला, बोकारो जो है किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़े क्या? चलिए अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर 35 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? अक्षय ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या होता है बाबू? अक्षय ऊर्जा जिसका क्षय नहीं होता हो, जो खत्म नहीं होता हो, है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं अक्षय ऊर्जा कौन सा है। तो पेट्रोलियम तो खत्म होगा, ये नहीं होने वाला, कोयला भी खत्म हो जाता है, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाता है, सौर ऊर्जा खत्म नहीं होने वाला है, ये अक्षय ऊर्जा कहलाता है।
अक्षय अक्षय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। एक गीत सुने हैं ना, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, यानी हम सीधे साधे हैं, हमारा कभी भी क्षय नहीं होने वाला है। हम जो है सो रहेंगे ही, कितने आएंगे कितने जाएंगे, हम ही रह जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत किससे उत्पन्न की जाती है? जल विद्युत किससे उत्पन्न की जाती है? यहाँ पे है पेट्रोलियम से, गैस से, बहते या गिरते जल से और कोयले से। बच्चों बताओ इसमें क्या होना चाहिए? इसमें जो है बहते या गिरते जल से होना चाहिए, और ये जल विद्युत इसी से प्राप्त होता है। ये गिरता हुआ जल यहाँ पे आता है और टरबाइन का ये जो है ऐसे पैनल लगा करके और इसको नचा करके यहाँ पे मोटर से विद्युत प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए बहते या गिरते हुए जल से प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़े, अगला सवाल। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम का उपयोग किस रूप में होता है? बाबू यहाँ पे देखिएगा कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम का उपयोग कह रहा है कि किस प्रकार से होता है बच्चे। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो दिया हुआ है ऑप्शन में कि उर्वरक, धातु निर्माण और सामग्री ईंधन के लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ईंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 37 का क्या होगा जी? ए हो जाएगा। 37 का ए हो जाएगा कि ईंधन के रूप में होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल यहाँ पे कर रहे हैं 38 नंबर में कि ऊर्जा संकट का प्रमुख कारण क्या है? ऊर्जा संकट का जो है ना प्रमुख कारण क्या होता है बच्चे? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या, ये ऊर्जा की बचत से कैसे संकट होगा? ये नहीं होगा। वृक्षारोपण से संकट होगा? ये भी नहीं होगा। ये नवीकरणीय ऊर्जा का विकास? ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है ऊर्जा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। इससे क्या होता है? ऊर्जा संसाधन का अत्यधिक उपयोग करोगे तभी तो ऊर्जा का संकट यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना जी, चलो ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला सवाल यहाँ पे देखिए जरा 39 नंबर में। सवाल देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जो शुरू से आज तक चलता आ रहा हो? ये तो नया पे बन रहा है, ये भी नया पे बन रहा है, ये भी नया पे। कोयला जो है बहुत पहले से यूज हो रहा है, तो पारंपरिक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल है 40 नंबर कह रहा है क्या कि अंकलेश्वर किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर के बारे में पूछ रहा है कि किस खनिज संसाधन के लिए जो है यह कि प्रसिद्ध है। तो बाबू इसको जो है ना बिल्कुल सही उत्तर आप लगा सकते हैं कि अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल 41 नंबर में कर रहा है कि ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि जो भी ऊर्जा हम लोग यूज करते हैं उसकी सुरक्षा करना, उसकी संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है बच्चों। तो क्यों कह रहा है, क्यों आवश्यक है? तो आगे जो भी हमारे बच्चे होंगे, हमारे पोते होंगे, हमारे आने वाले समय में जो भी नया जनरेशन के बच्चे होंगे, उन सभी के यूज करने के लिए जो है ऊर्जा का संरक्षण बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोगी के लिए बहुत जरूरी है बच्चों, और यह ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है। ठीक है ना, जल्दी समाप्त करने के लिए ये नहीं होगा, प्रदूषण बढ़ाने के लिए ये, ऊर्जा की बर्बादी ये नहीं होगा, ये 3 नंबर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए क्या। अगला सवाल 42 नंबर में कह रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। पवन टरबाइन, जो कि इस प्रकार से लगाया गया रहता है, इस प्रकार से लगाया गया रहता है। ठीक है ना, इस प्रकार से लगाया गया रहता है, और ये टरबाइन जब चलता है तो इसी से घर्षण होता है, और यहाँ पे जो है इसके द्वारा करंट नीचे निकाल के उसका यूज कर लिया जाता है पवन टरबाइन के द्वारा। जो भी नाचता है ना उसको हम लोग टरबाइन ही बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखें। 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर बी कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कोयला हो जाएगा। और ये तो नवीकरणीय है, पवन, सूर्य, जल, इसलिए ये वाला जो है ना सही उत्तर होगा।
बी वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें जरा। कह रहा है कि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस पर अधिक जोर देना चाहिए, यानी आने वाले समय में भी ऊर्जा का यूज हो, ऊर्जा खत्म नहीं हो, उसके लिए किस पर जोर देना चाहिए था। तो मेरे बच्चे यहां पे इसका हो जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर जोर दीजिए। सौर ऊर्जा का यूज कीजिए, आप पवन ऊर्जा का यूज कीजिए, ज्वारीय ऊर्जा का यूज कीजिए। ये नहीं कि डीजल पेट्रोल को पूरा फूंक रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, एक दिन आने वाले समय में वह खत्म होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर 45 नंबर सवाल कर रहा है कि प्राकृतिक गैस को अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाता है। क्योंकि प्राकृतिक गैस जब भी जलता है उससे ना ही ज्यादा मात्रा में धुआं निकलता है, ना ही कार्बन निकलता है, और ना ही प्रदूषित गैस निकलता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्राकृतिक गैस को अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका जो है उत्तर हो जाएगा, इसमें कम प्रदूषण होता है। क्या होता है बाबू, इसमें जो है कम प्रदूषण होता है। चलो आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 46 नंबर में, कोयले का प्रमुख उपयोग किसमें किया जाता है, बताओ। कोयले का प्रमुख उपयोग किसमें किया जाता है। सिंचाई में कोयले का यूज तो नहीं होता है, ताप विद्युत उत्पादन में हो सकता है, ये वाला में भी नहीं, ताप विद्युत उत्पादन में किया जाता है। 46 का जो है बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 47 नंबर में कि पेट्रोलियम का प्रमुख उपयोगी किस क्षेत्र में होता है। पेट्रोलियम का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होता है, बताओ। अभी तो मुंबई दिल्ली वगैरह एरिया में हो रहा है, खूब पेट्रोल का यूज होता है, ठीक है ना, और डीजल का भी। तो चलिए, अच्छा किस क्षेत्र में यहाँ पे, तो पेयजल में नहीं हो रहा है, सिंचाई में भी नहीं हो रहा है, भवन निर्माण में भी नहीं, परिवहन में खूब यूज हो रहा है। डीजल पेट्रोल मिट्टी तेल ये सब का परिवहन में, परिवहन का मतलब वाहनों में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 47 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि राजस्थान में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, बताओ। राजस्थान में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावत भाटा, याद रखिएगा जी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रावत भाटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे 49 नंबर में कह रहा है कि जल विद्युत परियोजनाओं का प्रमुख लाभ क्या है। जल विद्युत परियोजनाओं का प्रमुख लाभ क्या है बच्चों। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर अगर देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका क्या लाभ है कि इससे जो है नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल है यहाँ पर 50 नंबर में कि बायोगैस संयंत्र से प्राप्त अवशेष का उपयोग किस रूप में किया जाता है। जो भी बायोगैस संयंत्र से प्राप्त अवशेष का जो उपयोग है बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस रूप में किया जाता है। तो इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना, चलो आप लोग बताओ कि कुल 50 क्वेश्चन में से, कुल 50 प्रश्न में से आप लोग कितना बना पाए बच्चों, कितना आप लोग कर पाएंगे। कुल 50 सवाल में से जो है आप कितना कर पाएंगे बच्चों। बिल्कुल ईमानदारी से जो है ना, सीने पे हाथ रख के, ऐसे दिल पे हाथ रख के आप लोग जरूर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग जो है 50 में से जो भी लोग वीडियो को देखे हैं सभी लोग ये बताएंगे कि आप खुद ही केवल वीडियो देखने के लिए नहीं था ना, मनोरंजन के लिए तो वीडियो नहीं बना रहे हैं। ये जो है वीडियो आपको जो है देखे हैं अगर पूरा, तो पता होना चाहिए कि 50 में से आप खुद कितना याद था आपको पहले से। ठीक है, इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप कितना नंबर का इस क्वेश्चन, इस पूरे जो है ना क्लास से कर पाए हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिएगा। ठीक है, और चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और हमसे हमेशा के लिए जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चे को और आपको भी टाटा, गुड बाय।